हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है स्टाफ तथा लाइन, जिसमें हमने स्टाफ की प्रकृति, कार्य आदि पर डिस्कस किया। तो आज हम अति शीघ्र शुरू करते हैं लाइन अभिकरण, लाइन एजेंसीज। विलोबी ने जिन क्रियाओं को प्राथमिक या कार्यात्मक बताया है, वे क्रियाएं लाइन अभिकरणों द्वारा संपन्न की जाती है। लाइन अभिकरणों का संबंध नीति निर्माण से होता है। इनके हाथ में शक्ति होती है जिसके आधार पर ये निर्णय ले सकते हैं और आज्ञाएं दे सकते हैं। लाइन अभिकरण सरकार के प्राथमिक उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए जनता से सीधा व्यवहार करते हैं, यथा जनता को सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, उसके आचरण का नियमन करते हैं, व्यवस्थापिका द्वारा निर्धारित कार्यक्रम को पूरा करते हैं, कर वसूल करते हैं तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य करते हैं। साधारण नागरिकों का लाइन या सूत्र अभिकरणों से ही संपर्क होता है। ये अभिकरण ही वस्तुतः प्रशासन के केंद्रीय तत्व होते हैं। किसी भी देश का सरकारी प्रशासन अनेक बड़ी इकाइयों में विभक्त होता है, जिन्हें विभाग यानी डिपार्टमेंट कहते हैं, और ये विभाग लाइन या सूत्र विभाग के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनका संबंध मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है, जिसके लिए सरकार अस्तित्व में है, जैसे स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा, शिक्षा, श्रम, रेल, पथ परिवहन, संचार, सामुदायिक विकास, वाणिज्य, उद्योग आदि भारत सरकार के प्रधान सूत्र विभाग हैं। विभागों के अतिरिक्त नियामक आयोग और लोक निगम भी सूत्र अभिकरण हैं। लाइन या सूत्र क्रियाएं, जैसा कि साइमन ने लिखा है कि स्टाफ क्रियाओं से अधिक महत्वपूर्ण समझी जाती हैं। एक संगठन के सदस्य तथा ग्राहक दोनों ही अनुभव करते हैं कि किसी कार्यक्रम की सफलता या असफलता के लिए लाइन संगठन ही उत्तरदायी है। भले ही कार्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक निर्णय लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र स्टाफ इकाइयों द्वारा केंद्रित हो। तो अब लेते हैं हम आगे स्टाफ तथा लाइन के संबंधों में विरोध या गतिरोध के कारण। स्टाफ तथा लाइन इकाइयाँ किसी भी संगठन के दो महत्वपूर्ण बाजू हैं, जो एक ही साथ उसकी समस्त ज्ञानेंद्रियाँ एवं कर्मेंद्रियाँ का कार्य करते हैं। उस संगठन की सफलता, सार्थकता एवं कुशलता बहुत कुछ दोनों इकाइयों के सुचारू संचालन का निर्णय करती है। दोनों के कार्य परस्पर इतने संबंधित तथा आश्रित होते हैं कि एक की निष्क्रियता का दूसरे पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। इतना होने पर भी प्राय यह देखा जाता है कि इन दोनों अभिकरणों के कर्मचारियों के बीच उतना सहयोग तथा सद्भाव नहीं पाया जाता जितना पाया जाना चाहिए। दोनों में मनमुटाव के निम्न कारण हैं, या दोनों के गतिरोध के निम्न कारण हैं। स्टाफ तथा लाइन संगठनों के बीच अनेक प्रकार से असंतोष, अशांति, संघर्ष एवं मनमुटाव पैदा हो जाता है, जिनके निम्न कारण हैं। नंबर 1, उम्र में अंतर। नंबर 2, स्तरों का पदसोपान। तीसरा, विभिन्न सामाजिक स्तर समूह। चौथा, स्टाफ कर्मचारियों का विशेष व्यवहार। और पांचवा है पदोन्नतियों की समस्या। तो चलिए इनका हम एक एक का विस्तार से वर्णन करते हैं। पहला लेते हैं डिफरेंस ऑफ द एज, उम्र में अंतर। स्टाफ अधिकारी लाइन अधिकारियों की तुलना में प्राय कम उम्र के होते हैं, अतः उनमें अशांति की मात्रा अधिक होने के कारण स्थिरता नहीं रह पाती। यदि उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ी चढ़ी होती है तो वे भौतिक संपन्नता, व्यावसायिक स्तर तथा सुरक्षा की दृष्टि से सुस्थापित नहीं हो पाते। यदि वे चाहे तो अन्य कहीं भी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास शक्ति और पर्याप्त शेष आयु होती है। इसी कारण स्टाफ के सदस्य अधिक अस्थायी एवं चलते फिरते होते हैं। उम्र के अंतरों के कारण स्टाफ तथा लाइन के बीच संघर्ष से अधिक वृद्धि हो जाती है। स्टाफ का अधिकारी लाइन अधिकारी से अपने कार्य को स्वीकृति कराना चाहता है,
किंतु उसे इस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि यहाँ उम्र का विरोध पैदा हो जाता है। यदि अधिक उम्र वाले लाइन अधिकारी यह पसंद नहीं करते कि उसमें कम उम्र वाले अधिकारी उनको निर्देश दें और वे स्वीकार करें। नंबर 2, स्तरों का पद सोपान। संगठन में स्तरों का पद सोपान अथवा उसके औपचारिक ढांचे के कारण स्टाफ के महत्वाकांक्षी अधिकारियों को निराशा हाथ लगती है। स्टाफ संगठनों में शक्ति के स्तर 3-4 ही होते हैं, जबकि लाइन संगठनों में उसकी संख्या 5 से 10 तक होती है। इसका परिणाम ये होता है कि स्टाफ कर्मचारियों की उन्नति के अवसर बहुत कम हो जाते हैं, वे ऊपर नहीं चढ़ सकते। एक महत्वाकांक्षी स्टाफ अधिकारी ऐसी स्थिति में अपनी सत्ता के क्षेत्र में तभी बढ़ सकता है जब वह अपने अधीनस्थ सही वर्ग की संख्या में वृद्धि कर ले। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि स्टाफ के कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाती है, लाइन की अपेक्षा उनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है। स्टाफ के कर्मचारियों में एक प्रवृत्ति विकसित होती है कि वे लाइन संगठन में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ सत्ता के स्थान अधिक है तथा सत्ता की मात्रा अधिक है, वहाँ सम्मान अधिक मिलता है, साथ ही आमदनी भी अधिक होती है। इस प्रवृत्ति से भी संघर्ष में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लेते हैं, विभिन्न सामाजिक स्तर समूह, डिफरेंट सोशल स्टेटस। लाइन तथा स्टाफ कर्मचारी प्राय विभिन्न सामाजिक स्तर समूह के होते हैं तथा दोनों के बीच विरोध की भावनाओं को उकसाने में वे भिन्नताएं पर्याप्त महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए, स्टाफ के सदस्यों की शिक्षा का स्तर लाइन के सदस्यों की तुलना में ऊंचा होता है। इस अंतर के प्रति स्टाफ के सदस्यों के दिल में रहने वाली जागरूकता उसमें उच्चता की भावना उत्पन्न कर देती है, किंतु लाइन अधिकारी अपने अनुभव के आधार पर उच्चता की भावना से पीड़ित रहते हैं। स्टाफ के सदस्य अपनी वस्तु तथा अन्य साज श्रृंगार का अधिक ध्यान रखते हैं, जबकि लाइन अधिकारी प्राय इन विषयों की ओर ध्यान नहीं देते। उत्पादन के कार्यों में रत कर्मचारियों के अपने स्वयं के गंदे कपड़े रहते हैं, धूल तथा तेल में बिगड़े रहते हैं के साथ लगे रहते हैं। स्टाफ अधिकारी लिखने तथा बातचीत में अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं। इनके कारण भी इन दोनों वर्गों की असमानताएं बढ़ जाती है। स्टाफ के कर्मचारियों के रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है तथा वे लाइन संगठनों के अधिकारियों को कभी भी अपने बराबर का मान लेना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट है चौथा, स्टाफ कर्मचारियों का विशेष व्यवहार। अनेक लाइन अधिकारियों के मतानुसार स्टाफ के अधिकारी प्रबंध का एक भाग बनकर कार्य नहीं कर पाते तथा संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में लाइन अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलकर नहीं चलना चाहते। प्राय इस रूप में व्यवहार करते हैं कि जिससे कि वे अपने आप को उच्च प्रबंध का एजेंट सिद्ध कर सकें। लाइन अधिकारी उत्पादन की अपनी शक्ति को अत्यंत पवित्र मानता है और यह नहीं करता कि इतने दिनों तक लाइन संगठन में कार्य करने के बाद उसे किसी ऐसे व्यक्ति के निर्देशन की आवश्यकता है जो नव आगंतुक तथा अनुभवहीन है। दूसरी ओर स्टाफ अधिकारी अपने कार्य को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। इन कारणों से दोनों वर्गों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्टाफ अधिकारी अपने आप को उच्च प्रबंध का एजेंट मानने लगता है। यहाँ उसे अपना एक कर्तव्य मानना है कि अपने अधिकार, अपने विचारों एवं शोध द्वारा प्रबंध कार्य में बहुत योगदान दें। अपनी उच्च शिक्षा तथा उत्पादन के नवीन तरीकों से निकट संपर्क रहने के कारण वह स्वयं को प्रबंध का परामर्शदाता एवं विशेषज्ञ मानता है। इसी दृष्टिकोण के कारण लाइन अधिकारियों के साथ उनका विवाद छिड़ जाता है। नेक्स्ट है पदोन्नति की समस्या। स्टाफ के कर्मचारी संगठन में प्रवेश तभी पाते हैं जब लाइन संगठन के उच्च अधिकारी उन्हें स्वीकार कर लें। इस तथ्य का स्टाफ कर्मचारियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। स्टाफ का प्रत्येक सदस्य यह जानता है कि यदि वह उच्च पद प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपना रिकॉर्ड बनाना होगा। लाइन संगठन के उच्च अधिकारी पर योग्यता का प्रभाव डालना होगा। उसकी अनौपचारिक समस्याओं को बिना उनके कहे समझने की योग्यता प्रदर्शित करनी होगी। एक प्रभावशाली रिकॉर्ड बनाने के लिए उसे लाइन की मांगों के साथ समझौता करना पड़ेगा।
साथ ही अपने स्टाफ के सदस्यों की शिकायतों तथा उनकी समस्याओं को सुनने होंगे। उसने अपना स्वाभिमान भी खो दिया है। यदि वह लाइन संगठन में चला गया तो स्टाफ के ये सभी साथी उसके शत्रुवत व्यवहार करेंगे। लाइन अधिकारियों को खुश करने के लिए स्टाफ अधिकारी मुख्य रूप से 3 कदम उठा सकते हैं। स्टाफ के नियमों का पालन करके, नई तकनीक प्रारंभ करके, स्टाफ के शोध एवं प्रयोगों पर ध्यान व्यय करके। इस तरह से लाइन स्टाफ के बीच संघर्ष में मानवीय और तकनीकी दोनों ही पक्ष उत्तरदायी है। नेक्स्ट अब आगे लेते हैं हम दोनों के बीच संघर्ष को कम करने के उपाय। लाइन तथा स्टाफ दोनों के संगठनों को अच्छा तथा सहयोगपूर्ण बनाने के लिए कई सुझाव दिए जा सकते हैं। इनमें से मुख्य हम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, एक पृथक निकाय बना दिया जाए जो स्टाफ तथा लाइन की क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करे। नंबर 2, स्टाफ संगठन में पदोन्नति एवं पुरस्कार के स्तरों को बढ़ा दिया जाए, साथ ही सभी वर्ग की संख्या में वृद्धि की जाए। नेक्स्ट है, स्टाफ सभी वर्ग को जहाँ तक हो सके समान वेतन दिया जाए, उन्हें अधिक उत्तरदायी सौंपे जाएं तथा लाइन प्रक्रियाओं द्वारा कर्मचारियों को उनका अधिकार हो। नंबर 4, स्टाफ संगठन के कर्मचारियों को लाइन संगठनों में नियुक्त करने से पूर्व उन्हें निरीक्षण का थोड़ा बहुत अनुभव दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, संगठन के दोनों ही प्रकारों के दिलों में स्थित एक दूसरे के प्रति शंका एवं विरोध के भावों को संगठन के दोनों ही प्रकारों के उच्च प्रबंध का द्वारा मिटाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा देते समय विद्यार्थी को व्यवहारिक जीवन की वास्तविकताओं का ज्ञान कराना चाहिए, ताकि व्यवसाय में आने पर वे केवल कल्पनाओं के सहारे ही अपना व्यवहार निर्धारित न करें। अब लेते हैं हम नेक्स्ट, स्टाफ तथा लाइन अभिकरणों की वास्तविकता। अनेक विचारकों ने विभिन्न अवसरों पर इस बात में संदेह प्रकट किया है कि संगठन में लाइन तथा स्टाफ जैसे 2 संगठन होते हैं जिनके कार्यों के बीच भिन्नता रहती है तथा एक सीमा रेखा भी होती है। इन विचारकों के अनुसार नीति से संबंधित प्रत्येक संगठन मंत्रणा संबंधी कार्य अवश्य करता है। इसी प्रकार मंत्रणा देने वाले संगठनों का नीति के निर्माण में जो महत्वपूर्ण स्थान है उसे भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही ऐसा संगठन सत्ता विहीन माना जा सकता है, यद्यपि उनकी सत्ता का रूप अनौपचारिक होता है। इन तथ्यों के प्रकाश में यह तय करना बड़ा कठिन है कि दोनों ही प्रकार की इकाइयों के बीच क्या संबंध है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे लाइन संगठन के क्रियान्वयन के लिए कुछ हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो नंबर 1, दोनों अभेद हैं, नवीन विकास की ओर अग्रसर हैं, स्टाफ की गति आदि। तो इनका विस्तार से वर्णन करते हैं। पहला है दोनों अभेद। लेखकों का यह मत है कि लाइन तथा स्टाफ दोनों अभिकरणों के कार्यों तथा अधिकारों के बीच कोई विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती और न ही खींची जानी चाहिए। इन दोनों के बीच कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, बल्कि दोनों ही समान स्तर पर कार्य करते हैं। दोनों संगठनों को एक दूसरे के कार्यों में दखल रखना चाहिए। नंबर 2, नवीन विकास। आज प्रशासनिक तथा अन्य प्रकार के संगठनों में विशेषज्ञों का सम्मान बढ़ता जा रहा है, उनकी महत्ता एवं आवश्यकता भी बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि स्टाफ के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करनी पड़ेगी और उन्हें कुछ ऐसे कार्य सौंप देने होंगे जिनको अभी तक लाइन संगठन के कर्मचारी करते थे। लोक प्रशासन में जब वे मानव संबंधों के महत्व पर जोर दिया जाने लगा है, उनके प्रभाव को सही रूप में समझा जाने लगा है। तब से इन दोनों इकाइयों में भेद से संबंधित परंपरागत विचार हल्के नज़र आने लगे हैं। जैसा कि हर्बर्ट साइमन तथा लेखकों ने संगठन के अनौपचारिक संबंधों के सामान्य प्रभावशील स्थिति बनाने के साथ ही निर्णय लेने की प्रक्रिया जब अधिक स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखी, तो लोक प्रशासन का एक नया अध्याय खुल गया है। अब यह समझ में आ गया है कि औपचारिक रूप से चाहे सत्ता किसी भी अभिकरण के किसी अधिकारी को सौंप दी जाए, किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि वास्तविक व्यवहार में भी उस सत्ता का
प्रयोग वही व्यक्ति करेगा। अनौपचारिक संबंधों के बल पर तथा नेतृत्व के व्यक्तिगत गुणों, संचार के सशक्त साधनों, प्रेरणाओं के से शक्ति का वास्तविक प्रयोग उपभोक्ता द्वारा अन्य व्यक्ति ही बन सकता है। नेक्स्ट है स्टाफ की शक्ति। यदि तथ्यों का व्यवहारिक रूप से अध्ययन किया जाए तो हमें यह ज्ञात होगा कि यह कहना सर्वथा भ्रामक है कि स्टाफ संगठनों के पास कोई शक्ति नहीं होती अथवा वे आज्ञा देने का अधिकार नहीं रखते। स्टाफ के कार्यकर्ताओं को चाहे आज्ञा देने का अधिकार अनौपचारिक रूप से नहीं दिया गया हो, किंतु वे संबंधित उच्च सत्ता के नाम पर बोलते हैं तथा निम्न स्तर के अधिकारियों के लिए उनके सुझावों में आज्ञा तथा निर्देश की झलक रहती है। इसलिए यह कहा जाता है कि यह मान्यता की स्टाफ इकाइयां आज्ञा नहीं देती तथा नियंत्रण नहीं करती या उनके पास किसी प्रकार की सत्ता नहीं होती, कल्पना मात्र है। स्टाफ संगठन के बारे में मुख्य रूप से दो सामान्य धारणाएं हैं। प्रथम यह कि वह केवल परामर्श देती है और आज्ञा तथा नियंत्रण की शक्ति उनके पास नहीं होती, एवं दूसरे यह कि मुख्य कार्यपालिका से उनकी निकटता इतनी होती है कि उसे उसके व्यक्तित्व का ही विस्तार मात्र माना जाता है। तो नेक्स्ट हम लेते हैं निष्कर्ष। एक बार जब लाइन तथा स्टाफ इकाइयों की स्थापना हो जाती है तो हमें उनके कार्यों के बीच किसी प्रकार का स्पष्ट अंतर नहीं कर सकते। सहायक इकाइयाँ तथा स्टाफ इकाइयों के मध्य स्थित अंतरों का वर्णन करते हुए साइमन तथा अन्य ने कहा कि अधिकांश मामलों में सहायक तथा स्टाफ इकाइयों के कार्यों के बीच कोई लाइन खींचना असंभव होता है। दोनों के बीच अंतर यथार्थ में यह है कि जब एक विशेष इकाई को स्थापित किया जाता है तो उनके पक्ष में भिन्न तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं, किंतु जब ये इकाइयाँ एक बार स्थापित हो जाती हैं तो उनकी क्रियाओं की प्रकृति में कोई अंतर नहीं दिखाया जा सकता। लाइन तथा स्टाफ इकाइयों के बीच प्रारंभिक संगठनों में अंतर हो सकता था, किंतु आज यह अंतर स्पष्ट नहीं है। साथ ही दोनों के बीच संबंधों की स्थिति भी जटिल बन गई है। तो ये आज हमारा ये टॉपिक हमारा संपन्न होता है, स्टाफ तथा लाइन। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।